हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की एक वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे राजनीति, क्योंकि इससे पहले हम इतिहास और भूगोल कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राजनीति में, और राजनीति में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। इसमें से देखिए, अगर मैं बात करूं तो जैसे पहले पार्ट है लोकतंत्र क्या और क्यों, इसमें 5 नंबर का आना है। तो इस तरीके से मतलब अपन को जो अंकों के सहित हम पढ़ेंगे कि किस में से कितने नंबर का पूछा जाना है, और कितने में से कितने नंबर की ओटी और कितने नंबर की क्वेश्चन, वो सारे चीज़ें पढ़ेंगे आज हम। तो आपको लास्ट तक रहना है वीडियो में, आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आपने जो पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है भूगोल और इतिहास की, तो आप उसको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीति के क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें आना कितने, पहला पार्ट है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो आना 5 नंबर का आना है। इस बार की बात करें, अगर पिछली बार जो पूछा गया था तो इसमें से 1 नंबर की ओटी पूछी गई थी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि टोटल 3 नंबर का पूछा गया था इसमें से। लेकिन इस बार उन्होंने 2 नंबर और बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको ओटी तो पढ़ना ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के किस शब्द से है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द है, डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोगों और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जनरल परवेज मुशर्रफ कैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना। तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जन्म संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। दोस्तों ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना था 1999 में, जब हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था, तो इसी की वजह से हुआ था, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है, ठीक है। या लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, समझाइए। देखिए जी, 22 में आया है और 23 में आया, दो बार रिपीट हुआ है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और मैं जी परीक्षा अध्ययन में से करवा रहा हूँ, तो आपके पास अगर परीक्षा अध्ययन है तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं, अन्यथा आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क दीजिए या प्रजातंत्र के गुण लिखिए। दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ के मत जाना, जो पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए 4 गुण कौन कौन से हैं। जन कल्याण की भावना, नंबर 2 व्यक्तित्व के विकास के अवसर, नंबर 3 देशभक्ति की भावना का विकास, और नंबर 4 नैतिकता तथा उत्तरदायित्व की भावनाओं का विकास, क्रांति से सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षण। आप इसमें से कोई भी 4 कर लेना, क्योंकि इसमें से 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, और अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोकतंत्र का महत्व स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ोगे। इतना आंसर जे इधर दे रखा है, और कुछ क्वेश्चन का आंसर आपका जे दे रखा है। तो आप इसको वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। अगला अध्याय आता है हमारा संविधान निर्माण। और संविधान निर्माण में देखिए, अगर मैं बात करूं पिछली बार क्या पूछा गया था। पिछली बार 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 नंबर का एक। लेकिन इस बार टोटल इसको 3 नंबर दिए हैं, यानी कि पिछली बार 4 नंबर का आया था, इस बार 3 नंबर का पूछा जाएगा इसमें से, ठीक है। तो इसमें से ओटी वगैरह आप पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। सबसे पहला है, रंगभेद क्या है। तो रंगभेद दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था है। यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में
दो तरह के लोग रहते हैं, एक थोड़े काले रहते हैं ज़्यादा और एक अच्छे गोरे टाइप के रहते हैं ना। तो वो गोरे लोग हैं वो काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे, ठीक है। इसी को रंगभेद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन क्या है। तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव संविधान संशोधन कहलाता है। यानी कि कहें तो हम कोई भी एक्ट में बदलाव कर सकती है संसद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इस दिन कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। तो सबको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन हम क्या मनाते हैं, हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका आशय है कि राज्य सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संविधान सभा का परिचय दीजिए। तो संविधान सभा वह सभा जैसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए तो उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। और ये हमारी भारतीय संविधान सभा का वो दिया है परिचय। इसमें कौन कौन से लोग थे, कब इसकी बैठक होती है, ठीक है, इसके कौन अध्यक्ष थे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। अगला है संविधान बनाने वालों ने भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कैसे रखा था, स्पष्ट कीजिए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान क्या है, देश में संविधान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, इसके कोई भी आप 3 या 4 पॉइंट कर लेना, ठीक है। ये आंसर है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है चुनावी राजनीति, और इसकी बात करें तो 3 नंबर का उसको पूछा जाना है। और पिछली बार की बात करें तो इसमें से देखिए 1-1 नंबर के 3 पूछे गए थे, 2 नंबर का 1, तो टोटल बात करें तो 5 नंबर का पूछा गया था, इस बार 3 नंबर का, यानी कि 2 नंबर इसमें से कम कर दिए गए हैं। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि आम चुनाव से क्या तात्पर्य है। तो आम चुनाव हमारे देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव बस मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं। इन चुनाव को आम चुनाव कहते हैं, यानी कि जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं उनको हम आम चुनाव कहते हैं। नामांकन पत्र से क्या आशय समझाइए। तो चुनाव से पहले उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाताओं की सूची में है और जो निश्चित योग्यता रखता है वह चुनाव में खड़ा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है चुनाव लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया। तो आपको पता है 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वायदा किया। दोस्तों क्या है कि 1975 में हमारे यहाँ आपातकाल लगा था। आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ उसमें जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। अब क्या है, चुनाव क्या है। अगला क्वेश्चन है चुनाव क्या है। तो चुनाव का आशय राजनीतिक प्रतियोगिता का प्रतिद्वंद्विता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है, सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। अगला क्वेश्चन है आचार संहिता, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है मताधिकार किसे कहते हैं। तो नागरिकों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। या अच्छा ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति 18 साल का हो जाए उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसको मताधिकार कहते हैं। किन व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित रखा जा सकता है। तो ऐसे लोग जैसे मानसिक रूप से विकलांग यानी कि पागल हों, या ऐसे व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हों, या ऐसे व्यक्ति जो भारत देश के नागरिक नहीं है, मत देने के अधिकारी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार क्या है। तो देखिए 23 में पूछा गया। अगर मैं इसको बात करूं तो ऐसे मतलब वह व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुका है, 18 वर्ष का हो चुका है
और उसको बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो तो उसको सार्वभौमिक वैध मताधिकार कहते हैं। बाकी इसमें प्रसिद्ध आंसर दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। चुनावी धांधली से क्या समझते हैं, इसमें कौन सी बातें शामिल होती हैं? तो चुनाव धांधली बोले तो इसमें ऐसे कि मतलब उसको जिता दिया जाता है, वैसा मतदान करके, फर्जी मतदान करके उसको जिता दिया जाता है, तो उसको अपन चुनावी धांधली कहते हैं। इसको आप पढ़ लेना, आंसर दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो यानी कि सही से ढंग से चुनाव करवाने के लिए कौन कौन सी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, वो इसमें दे रखी हैं, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, निर्वाचन आयोग के काल लिखिए या चुनाव आयोग के काल लिखिए। इसको अपन कहते हैं इलेक्शन कमीशन। तो इसके काम क्या क्या होते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। 4 काम पढ़ लीजिए, कोई भी 4 नहीं 2 पढ़ लीजिए, क्योंकि 4 नंबर का तो आना भी नहीं है। 2 नंबर का या 3 नंबर का आएगा तो आप 2 या 3 पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह करना, चुनाव चिन्ह देना। अब अगला पार्ट है संस्थाओं का कामकाज। इसमें से 5 नंबर का आना है, और 5 नंबर का पिछली बार पूछा गया था, 2 नंबर का एक और 3 नंबर का एक। तो देखिए ध्यान से इनके प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आरक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? बहुत मोस्ट सवाल है, ध्यान रखना। तीसरा है कार्यपालिका क्या है? अगला है न्यायपालिका से क्या आशय, लिखिए। ये सारे आप अच्छे से पढ़ के जाना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किन स्तर के मंत्री होते हैं? नंबर अगला है संसद में कितने सदन होते हैं, उनके नाम लिखिए। और अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री शासन का केंद्र बिंदु है, स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ के नहीं जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को उसके पदों के अनुसार पद पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित योग्यताएं बताइए, उसका कार्यकाल क्या है, ठीक है। तो ये आपके सामने दे रखे हैं। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, बहुत मोस्ट है, पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की किन्हीं 5 शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें से आपको कोई 3 पढ़ लेना है, विधायी शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्तीय शक्ति, ठीक है। और अगला है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय कहे तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पार्ट है लोकतांत्रिक अधिकार, इसमें से 4 नंबर का पूछा जाना एक क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ती है, स्पष्ट कीजिए। देखिए 23 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। ये आपके सामने आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से क्या तात्पर्य है, ये आपके सामने आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आप इसमें से याद कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 6 अधिकारों का समूह है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर इधर है कुछ। और नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में अस्पृश्यता का किसी भी रूप में व्यवहार दंडनीय अपराध है, स्पष्ट कीजिए, यानी कि छुआछूत। जो इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखें। देखिए एक क्वेश्चन 4 नंबर में जो पूछा गया था पिछली बार, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए? हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये 3 दे रखे और 3 इधर दे रखे, ठीक, इनको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से आशय व उसके स्पष्ट को महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये मौलिक अधिकार हमारे, ठीक है, ये इनके आशय हैं, क्यों जरूरी है, ठीक है। अगला इधर देख लीजिए, कुछ इधर दे रखे हैं, ओके। तो ये हमारे राजनीति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं यहाँ तक। इनको अगर आप अच्छे से याद करके जाते हो तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।